मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और शुरू हुआ समाजवादियों का तांडव। उन्मादी खुलेआम प्रशासन को चैलेंज करने लगे। वहाँ पे दंगे हुए, फिर सैफई में महोत्सव हो रहा है, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मालूम। देश और मायावती जी ने तो नोएडा आने का साहस नहीं किया था। जनता ने सब कुछ देखा है। आज भी युवाओं के पास योगी को समर्थन करने की वजह है। भूख माना जिंदगी का सत्य कड़वा, राम से बढ़कर मगर रोटी ना होगी। मंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें मदद की। प्लांट के लिए 50 मेगावाट का सबसे बड़ा बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, 4 महीने की रिकॉर्ड अवधि में 22 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन को यहां पर पहुंचाने, उसको जिक्र करने का कार्य प्रदेश सरकार ने यहां पर संपन्न किया। न रोजगार दे पाए बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, 1 पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे तो बस रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था। इन नेताओं के झूठे वादों ने हर बार छला मुझे। जी हाँ, प्रदेश चाहे कोई भी हो, एक इंसान की बुनियादी जरूरत रोटी कपड़ा और मकान ही है। लेकिन वक्त के साथ लोगों की जरूरतें बदली, नेताओं के तौर तरीके बदले और उदय हुआ एक नए राजनीतिक दौर का। इसी दौर में चुनावी मुद्दे बदले तो पार्टियों ने नैरेटिव बदला। तो क्या सच में बदलाव हुआ है? इसे समझने के लिए हम अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं और जानते हैं मामला क्या है। बहुत धन्यवाद। तो अनुराग जी, आपको लगता है कि यूपी में मुद्दे सच में बदले हैं या बस नैरेटिव बदल रहा है? जी बिल्कुल नैना, उत्तर प्रदेश के इतिहास पर अगर आप नजर डालें तो वाकई मुद्दे बदल रहे हैं और साथ ही नैरेटिव भी। नैना, हर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास जो होता है ना, वो समंदर है। जितने बार भी आप गोते लगाएंगी कुछ नया भी हाथ लगेगा। जी, आपका इशारा किस तरफ है? नैना, अगर पहले की आप बात करो तो राजनीति में पक्ष विपक्ष में इतनी तल्खी कभी नहीं हुआ करती थी। एक कहावत आपने सुनी होगी कि शेर और बकरी एक ही घाट पर बैठकर पानी पीते थे। दिन भर चुनाव प्रचार के बाद शाम को एक दूसरे का वो हालचाल लेना बिल्कुल नहीं भूलते थे। लेकिन समय बदला तो राजनीति भी बदली और स्वाभाविक तौर पर नैरेटिव भी बदलता चला गया। तो आप कहना चाहते हैं कि राजनीति में नए लोगों के आने से समीकरण बदले हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, जनता को राजनीति से कोई मतलब नहीं, उसे तो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे दो बस। लेकिन सत्ता के लालच में नए लोग और नए तरीके जुड़ते चले गए और वो लोग अपना घर भरते चले गए। लेकिन जनता जनार्दन वहीं की वहीं रह गई। जब आप 90 के दशक में झांकेंगी तो उस वक्त भी जो बुनियादी सुविधाएं वो मैसर नहीं थी। लेकिन वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और जनता को यह बताया कि पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियां और लाभ सामाजिक न्याय की बात है। लेकिन मूलभूत सुविधाएं फिर भी एक वादे की भेंट चढ़ गई। यहां ये जानना बड़ा ही रोचक होगा कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही थी और वीपी सिंह के मंडल कमीशन की काट उसके पास नहीं थी, वो ढूंढ ही नहीं पा रही थी यहां तक कि, तो इसे मात देने के लिए कमंडल राजनीति शुरू की। यानी कि बीजेपी ने धर्म आधारित राजनीति और इस मुद्दे ने ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिससे जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर उच्च जातियों के साथ साथ जो पिछड़ी जातियों का एक बड़ा वर्ग था वो बीजेपी के खेमे में आ गया, जिससे बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की इस भारी जीत ने यह संदेश दिया कि भूख माना जिंदगी का सत्य कड़वा, राम से बढ़कर मगर रोटी ना होगी। आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्व में राजनीति पार्टियां चुनावी रट जीतने के लिए नए मुद्दों का चुनाव करती हैं, जबकि जनता की जरूरत कुछ और थी? और निश्चित तौर पर नैना, बिल्कुल आपको याद होगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद यूपी में 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था
और कमंडल की लहर ऐसी थी कि लोग मूलभूत सुविधाओं से ऊपर जाकर बीजेपी के पक्षधर थे। राम के आगे कुछ भी उनको मंजूर नहीं था। ऐसे में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे सपा और बसपा ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिला लिया। नतीजा आप सबके सामने था। 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और शुरू हुआ समाजवादियों का तांडव। इस सरकार में वर्चस्व और क्षेत्र की लड़ाई में कई बाहुबली पनपे। माना तो यह भी जाता है कि 1993 में मुलायम सिंह के दोबारा मुख्यमंत्री बनने में बाहुबलियों का अहम योगदान था। तो आप जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जनता की तो सुनी ही नहीं जाती होगी। विरासत में मुझे खौफ मिला, कभी खौफ श्री प्रकाश शुक्ला का, कभी अतीक का, तो कभी अमरमणि त्रिपाठी का। ऐसे में जनता की मांग थी सुशासन और चैन की सांस। कल्याण सिंह की सरकार जब दोबारा सत्ते में आई तो उन्होंने ये बखूबी करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में यूपीएसटीएफ का जन्म हुआ। आपने मूवी भी देखी होगी, एक इसको लेके बनाई गई थी कि कैसे कैसे एक मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी दी जाती है और कैसे मुख्यमंत्री एसटीएफ का गठन करता है, जो अपराधियों और बाहुबलियों पर वो काल बनकर टूटी। नैना नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने मुद्दे से भटकाया, सरकारें आती जाती रही और सबने अपने हिसाब से जनता की सुनी। तो क्या किसी ने कुछ भी काम नहीं किया? और अगर नहीं भी किया तो क्या खोखले वादों से जीतते रहे? जनता इतनी भी भोली नहीं है अनुराग। नहीं नैना, ऐसा नहीं है। काम नहीं किया किसी ने, काम सबने किया, लेकिन अपने हिसाब से किया, अपने क्षेत्र के हिसाब से किया, अपने वोट बैंक के हिसाब से किया। अगर मैं अपने दर्शकों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूं तो वीपी सिंह ने ओबीसी को साधने के लिए 27% का आरक्षण दिया, ये सभी दर्शक जानते हैं। तो वही मायावती ने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे पर काम किया। आप जाती ना आगरा, वो गौतम बुद्ध नगर से आगरा, वो मायावती जी ने एक्सप्रेसवे बनवाया था। तो मायावती ने अपने हिसाब से काम किया। इसके अलावा गरीब आर्थिक योजना मायावती के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। अगर मैं उस दौर की बात करूं तो मायावती ने दलितों के लिए बहुत काम किया था, काशीराम योजना में काम किया और भी बहुत सारी योजनाएं थी। इसके अलावा समय बदला, सूचना क्रांति का दौर आया। तो अखिलेश यादव जब 2012 में क्रांति रथ निकाल रहे थे तो उन्होंने अपने लोगों से कहा, युवाओं को जोड़ने के लिए, कि मैं टैबलेट स्कीम लेके आऊंगा, मेरी सरकार बनेगी तो मैं लोगों को टैबलेट दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से रणनीति बदली और काफी हद तक अखिलेश यादव की रणनीति सफल भी रही। तो अभी तक बसपा और समाजवादी पार्टी ही चर्चा में है, आपने बीजेपी का जिक्र नहीं किया अभी तक। दरअसल नैना, बीजेपी का जिक्र ना हो ऐसा तो देखो हो ही नहीं सकता। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश में मोदी लहर में पूरे दमखम के साथ 2017 में लौटी और जो भी चुनावी वादे किए उसने एक एक करके सारे चुनावी वादे पूरे करने शुरू कर दिए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, जिसकी वजह से योगी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश से निकलकर जो उनकी छवि है ना एकदम नेशनल लीडर वाली बन गई। आप किसी यूपी से निकलकर किसी आप दूसरे प्रदेश में जाओ, योगी की एक अलग ब्रांडिंग आपको मिलेगी। इसके अलावा जो उनका बुलडोजर मॉडल है वो एकदम इंस्टेंट, एकदम जस्टिस देने वाला वो बना, जो युवाओं में काफी लोकप्रिय है। पर क्यों? अखिलेश जी ने भी तो दिल्ली का मेट्रो मॉडल लखनऊ में उतारा, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? दरअसल नैना, वो क्या है ना, 1990 के दशक से 2012 तक जो यूपी की राजनीति है मुख्य रूप से जाति और धर्म पर आधारित थी, जहां समाजवादी पार्टी और बसपा का दबदबा था। और सच तो यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव को एकदम स्टैंड कर दिया और सारी जातियों को तोड़ दिया उसने, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, सबको यह दिखा दिया कि भाई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप वोट करो। अब जब राष्ट्रवाद का मुद्दा आया तो आप देखिए बीजेपी को प्रचंड सफलता मिली और बसपा सपा का जो जातिगत ढांचा था वो पूरी तरह से वो बिखर कर रह गया। तो कुल मिलाकर बसपा और जो सपा की राजनीति थी ना, उसको बीजेपी की रणनीति ने एकदम कुंद कर दिया। अच्छा ये बताइए, 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में किस तरह का बदलाव किया जो सपा बसपा के जाति आधारित राजनीति को कमजोर कर पाए? दरअसल नैना, उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कई बार करवट ली। अगर आप 2012 की बात करें तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसकी बड़ी वजह यह थी कि बसपा से बहुत नाराजगी थी। बसपा का एक तरह से कहें तो करप्शन का मुद्दा बहुत हावी रहता था। तो अखिलेश ने जनता को मैसेजिंग की कि भाई आप मेरी सरकार बनाएंगे तो मैं ये करूंगा। तो अखिलेश यादव का MY समीकरण था,
इसके अलावा लैपटॉप वितरण के वादे थे, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई और उन्होंने मुद्दों के साथ साथ ना नैरेटिव पर काम किया। एक रणनीति के तहत केंद्र की बीजेपी सरकार ने जाति की परवाह किए बगैर सीधे जनता को आवास, शौचालय, हर घर में सिलेंडर, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन यहां तक कि उनको दिए गए। तो बीजेपी की इस रणनीति ने एक ऐसा बड़ा मतदाता वर्ग तैयार कर लिया जिसको हम लाभार्थी कहते हैं। तो गांव-गांव तक गैस पहुंचाई, गांव-गांव तक गैस पहुंचाई, और जो किसी जाति या धर्म या नेता के ऊपर वो लोग डिपेंड नहीं थे, बल्कि जो सरकारी योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, उनके नाम पर वो लोग वोट करते हैं। जब 2012 में अखिलेश बहुमत से ही चुने गए थे, तो ऐसा क्या लुभावना था जो ठीक 2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने इतनी सीट जीत ली? फिर नैना, लॉ एंड ऑर्डर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2012 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने दमदार तरीके से वापसी करी जी। लेकिन जो आंकड़े हैं और जो पॉलिटिकल पंडित हैं, मैं भी उनसे काफी हद तक सहमत हूं कि अखिलेश जी की सरकार आने के बाद सत्ता का नशा उनके लोगों पर चढ़ गया और उसका नतीजा ये हुआ कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर था उसकी धज्जियां उड़ाई गई। उन्मादी खुलेआम प्रशासन को चैलेंज करने लगे। 15 मार्च 2012 को अयोध्या, जिसे उस वक्त फैजाबाद कहते थे, 6 महीने बाद ही अखिलेश जी की शपथ लेने के बाद वहां पर दंगा शुरू हो गया। तो ये बहुत बड़ा डेंट लगा अखिलेश जी के ऊपर। इसके अलावा 24 अक्टूबर को वहां पर मेरे ख्याल से दंगा हुआ था। फिर 10 महीने भी नहीं बीते थे, 2013 में आप आ जाइए, मुजफ्फरनगर में बड़ा दंगा हुआ। 50,000 से ज्यादा जो लोग थे वो अपने घरों से बेघर हो गए। यहां तक कि सेना को आकर कमान संभालनी पड़ी। अगर वहां सेना नहीं पहुंचती तो हालत और खराब हो जाती। तो आप पूछ रही है ना कि ऐसा क्या हुआ? भाई इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद वहां पे सैफई महोत्सव बना। उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ दिया। ये परसेप्शन देने की कोशिश की कि भाई वहां पे दंगे हुए, फिर सैफई में महोत्सव हो रहा है, तो मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मालूम। और फिर 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। यहां से हवा बदली और बीजेपी के विकास मॉडल ने ऐसा माहौल बांधा कि 2017 में 312 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। मैं आपको बता दूं कि 1991 के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत में से ये एक बड़ी जीत थी। तो क्या सच में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और सरकारी लाभ ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया या और भी कोई वजह थी? देखिए नैना, लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होता तो वहां निवेश नहीं आता। अब आप देखिए कि प्रदेश में निवेश बिल्कुल संभव नहीं था। बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम किया। पहले माना जाता था कि जो पिछड़ा वर्ग में यादव और दलित जाटवों का वोट पक्का है, लेकिन बीजेपी ने गैर यादव, पिछड़ी जातियों जैसे कुर्मी, राजभर, निषाद, गैर दलित जातियों को अपने पाले में लेकर सक्रिय राजनीति की ओर उनको अग्रसर किया। इस रणनीति से सपा बसपा का जो वोट बैंक था उसमें सेंध लग गई। 2017 में योगी प्रदेश के सीएम बने। जिस यूपी का नाम अपराध और दंगों की वजह से याद किया जाता था, उस यूपी में आप देखिए कि योगी ने शपथ लेते ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उन्होंने वादा किया और काम शुरू कर दिया। नारा भी उन्होंने दिया था बड़ा, और अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए विकास की ऐसी योजनाएं उन्होंने लाए, या यूं कहें कि उन्होंने शुरुआत की, जिससे पूरे भारत में योगी मॉडल की गुण सुनाई देने लगी। कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से ये तो नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा बसपा के मुकाबले योगी सरकार ने ज्यादा विकास किया है? नहीं नैना, इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। जनता ने सब कुछ देखा है। यह भी सच है कि मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाकर विकास की शुरुआत की थी, और सच ये भी है कि अखिलेश यादव ने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाकर उसे आगे बढ़ाया। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि यूपी में विकास की जो बयार बही है वो योगी राज से बही है, जो लगातार चलती आ रही है। ये तो आंकड़े हैं, कोई भी चेक कर सकता है। अपराध मुक्त प्रदेश की कल्पना योगी राज में ही साकार हो पाई है। बाहुबली हो या कोई बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति हो, या तो प्रदेश छोड़कर चले गए या वो ठिकाने लगा दिए गए। अखिलेश और मायावती जी ने तो नोएडा आने का साहस नहीं किया था। नोएडा को लेकर ये था कि भाई नोएडा आना बड़ा मनहूस माना जाता है, जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। अब आप योगी जी को आप देख लीजिए, योगी जी पर बिल्कुल भी अंधविश्वास हावी नहीं था, जबकि पिछली सरकारों में अंधविश्वास बहुत हावी था। तो इस मिथक को सीएम योगी ने तोड़ा।
और 29 साल बाद यूपी का कोई मुख्यमंत्री नोएडा आया। योगी ने इस मिथक को तोड़ा ही नहीं बल्कि कुचल कर रख दिया। वो एक या दो बार नैना यहाँ पर नहीं आए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब नोएडा मेट्रो का एक बार उद्घाटन था अखिलेश यादव जी की सरकार में, तो उस समय उनको यहाँ पर आना था, लेकिन उन्होंने लखनऊ से बैठकर उसका उद्घाटन कर दिया। अब आप सोचिए कि कितना डर था उनके अंदर, और वो कभी यहाँ पर नहीं आए। इसके अलावा योगी जो सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी, प्रदेश में भयमुक्त रोजगार सुनिश्चित किया, और 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी सैमसंग मोबाइल की यूनिट का उद्घाटन भी नोएडा में हुआ। आप जो आंकड़े दिखाकर कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि पिछली सरकारों से विकास के मुद्दों पर ज्यादा काम बीजेपी ने किया है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में 255 सीट ही क्यों जीत पाई? नैना, कई कारण रहे हैं। जो चुनाव है सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के आधार पर नहीं जीता जा सकता, कई मोर्चों पर काम करना पड़ता है। मैं अगर अपने दर्शकों को बता दूं तो 2017 में मुकाबला बहुकोणीय था, जिससे बीजेपी को बहुत फायदा मिला, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, जिसने चुनाव को बाइपोलर बना दिया था। इससे विपक्षी वोट बिखरे नहीं और बीजेपी को सीधी चुनौती झेलनी पड़ी। ये मेन कारण था नैना। तो क्या 2021 को दादरी में गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण विवाद इसका कारण हो सकता है? नैना, मैं आपको बता दूं कि विवाद क्या था, शायद फिर आप इसके प्रभाव को अच्छी तरह से समझ पाए। देखिए, ये जो विवाद है गुर्जर और राजपूत के बीच सम्राट मिहिर भोज के वंश को लेकर था। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा मानते हैं और उन पर अपना दावा पेश करते हैं। तो दूसरी तरफ जो राजपूत समुदाय है वो सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बताते हैं। राजा भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द का हटना यहाँ विवाद का कारण बन गया। पंचायत बुलाई गई, मीडिया पर बहस छिड़ गई। यही मुद्दा विपक्ष ने लपक लिया, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि गुर्जर और राजपूत उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद भी दादरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की। इसलिए 2022 की विधानसभा सीटों की जो गिरावट है, इस आंदोलन के नजरिए से इसको देखा नहीं जा सकता। चुनावों में कई सीटों की जीत में भारी गिरावट और अयोध्या जैसी सीट पर हार, क्या बीजेपी की पकड़ हिंदुत्व वोटर पर कमजोर हो रही है, या फिर मुद्दे बदल रहे हैं, या फिर मुद्दे वही हैं, नैरेटिव कुछ और गढ़ा जा रहा है? तो क्या लगता है 2027 में यूपी का जनादेश योगी या अखिलेश के साथ होगा, या फिर बहन जी फिर किसी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? बताइए। अनुमान तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि पिछले 9 सालों के उत्तर प्रदेश के कार्य से एक बड़ा वर्ग असंतोष की भावनाओं में है। जहां कभी बुलडोजर की कार्यवाही युवाओं में योगी की लोकप्रियता को तेजी से बढ़ा रही थी, अब वही असंतोष भी पैदा कर रही है। लेकिन आज भी युवाओं के पास योगी को समर्थन करने की वजह है। अल्पसंख्यक समाज में सपा बसपा की रणनीति काम करती दिखाई दे रही है। देखिए नैना, हम सभी को खुश नहीं रख सकते। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये आसान नहीं है। फिर चाहे युवा हो, किसान हो या फिर अल्पसंख्यक, कहीं तो आपको निराशा और असंतोष का सामना करना ही पड़ेगा ना। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या मुद्दे बदल रहे हैं या ये भी कोई नैरेटिव है? जी बिल्कुल नैना, नैरेटिव सेट होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तो मुद्दे भी बदल रहे हैं। कभी अपराध मुक्त प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अभी अपराध कम हुआ है, तो ये मुद्दा भी मुख्य धारा से निकल गया है। राम मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर बन चुका है। काट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। समस्या यह है कि कब तक बीजेपी केवल हिंदू और हिंदुत्व के वादों पर चुनाव लड़ेगी। आपने जो वादे किए, अब वोटर उनसे भी आगे जाना चाहता है। विपक्ष ने कभी ऐसे वादे किए ही नहीं, जो किए वो पूरे हुए नहीं। उनके पास आज भी मुद्दे हैं। बीजेपी के पास अब वादे करने के लिए कुछ खास नहीं है। आपका वोटर स्वर्ण समाज था, आपने यूजीसी लाकर उसको भी नाराज कर दिया। पीडीएम में पीसे स्वर्ण समाज को साधकर अखिलेश यादव रही सही कसर पूरी करने में लगे हैं। राजा मिहिर भोज से राजपूत, गुर्जर, किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी का जाट समाज, आपका कोर वोटर हिंदू अब बढ़ रहा है, आपसे टूट रहा है। 2027 में केवल डेवलपमेंट के नाम पर मेजोरिटी में आ जाना संभव नहीं लगता। महाराष्ट्र, बंगाल और अब गुजरात से हो रहे अप्रवासियों का पलायन प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर को और भी भयावह कर रहा है। बीजेपी लास्ट मिनट में अपने निर्णय से चौंकाने जाने वाली पार्टी मानी जाती है। जब सब लोग 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को भावी सीएम मान चुके थे, तो बीजेपी ने तुर्क के इक्के से किसको निकाला? योगी को निकाला।
देश में मतदाताओं के मूड को बीजेपी अच्छी तरह से समझती है। आज का युवा अपनी जरूरतों को अच्छी तरह से समझता है और निश्चित ही 2027 में युवा अपनी जरूरतों के हिसाब से वोट करेगा। इसलिए बीजेपी युवाओं को जोड़े रखने के लिए यूपी कौशल विकास मिशन, सरकारी भर्तियां, उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर युवा वर्ग को साधने का खाका खींच चुकी है। वैसे भी अभी 2027 के विधानसभा चुनावों में लगभग 8 से 10 महीनों का समय बाकी है। ऐसे में कौन किसके पैमाने पर खरा उतरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मुद्दों में जो बदलाव दिखाई दे रहा है वो नैरेटिव का एक हिस्सा जरूर है। आपने जिस तरह से आज अपने मुद्दों और नैरेटिव के इस पूरे खेल को गहराई से समझाया वो हमारे दर्शकों के लिए बेहद अहम है। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से बात करके। दोबारा किसी मुद्दे के साथ फिर से मुलाकात करें। थैंक यू नैना। और मैं अपने दर्शकों से एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि नैरेटिव तो ठीक है, नैरेटिव पक्ष या विपक्ष कुछ भी सेट कर सकता है, लेकिन जो जनता वोट करने जाती है ना उसे अपने मुद्दों पर ही वोट करनी चाहिए, क्योंकि नैरेटिव तो एक फेक होता है, वो परमानेंट नहीं होता। थैंक यू नैना। तो इसी तरह हम खबर के पीछे छिपे सच को, हर नैरेटिव के असली मतलब को आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम बताते हैं आखिर मामला क्या है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। जय हिंद।